अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास में कोई 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो उन 3 टॉपिक में से मैं एक नाम लूंगी, वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जरूर लूंगी। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं तो मेरा आपसे यही जो है सजेशन है कि इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा, और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से कराया जाए, इजी वे से समझाया जाए, ताकि आपको अच्छे से साथ साथ कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। साथ ही बता दूं इसे, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसे यहाँ पे इंग्लिश में इसका नाम लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम है आपका सैंधव सभ्यता भी इसे कहते हैं, साथ ही इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो इस सभ्यता के बारे में हमें पता चला, इसका जो हमें सबसे पहले साक्ष्य इस सभ्यता का बारे में मिला कि ऐसी कोई सभ्यता थी जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप थी, तो इसके बारे में हम पता चला था, वो आपके हड़प्पा नामक स्थान से पता चला। 1921 में हड़प्पा से हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, प्रूफ मिले, जिससे हमें पता चलता है कि पूर्व में एक सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। तो इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर उस काल की अगर अन्य सभ्यताओं से इसे कंपेयर करें तो 4 उस काल की जो है मुख्य सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यताएं हमें पता है कौन कौन सी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और आपकी अब सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि भारत में पाई गई, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई गई। इन सभी सभ्यताओं के अगर कंपेयर करें तो इन सभी सभ्यताओं में जो सबसे उन्नत थी, जो सबसे डेवलप्ड थी, विकसित थी, तो वो कौन सी थी? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता यानी कि यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग थी बहुत अच्छे से थी, और यह हम पता चलता है यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो दर्शाते हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि हमें पता चला है कि उस टाइम पर जो परिवहन की व्यवस्था थी वो काफी अच्छे से थी। उस टाइम पर जो आपकी कृषि की जाती थी वो बहुत अच्छे ढंग से अनुसंधानिक तरीके से की जाती थी। तो परिवहन डेवलप था, कृषि अच्छे से डेवलप थी, आपके कई उन्नत जो संसाधन उस काल के हमें मिले हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन, परिचय आपका इस टॉपिक से। अब हम मेन जो है एंटर करते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ मिलती है। तो यह जो सभ्यता है भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि जो उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत का, और साथ ही भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उससे लगे जो देश हैं कौन कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इन क्षेत्रों में इस सभ्यता के हमें अवशेष मिले हैं। अगर हम इसका भौगोलिक विस्तार देखें कि यह जो सभ्यता थी इसका जो विस्तार था वो कहां से कहां तक था, तो ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर हम देखें तो ये चीज साथ में जरूर नोट कर लें ताकि एग्जाम में भी आपको याद रहे। तो उत्तर में इसका जो विस्तार माना जाता है मांडा से। मांडा कहाँ है? ये आपके कश्मीर में। उत्तर में मांडा कश्मीर में है, जो कि से लेकर यह दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका विस्तार माना गया है। इसी तरह पूर्व में आपका आलमगीर से लेकर आलमगीर, जो कि कहाँ है आपका? गुजरात में, गुजरात में नहीं, मेरठ में। तो पूर्व में आलमगीर जो कि मेरठ में है, मेरठ से लेकर पश्चिम में सूत का गेंडोर, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, जो वहां एक क्षेत्र है सूत का गेंडोर, जो कि हमारे अरब की जो अरब सागर है वहां उसके तट पर ही सूत का गेंडोर एक क्षेत्र है। वहां तक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है माना गया है।
उत्तर में मांडा कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में आलमगीर जो कि मेरठ है वहां से लेकर पश्चिम में सूत का गेंडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक स्थान है, वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना गया है। तो ये भौगोलिक जो क्षेत्र है याद रखना है आपको। अगर आपसे एरिया पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर में इसका विस्तार था तो लिख ले। लंबाई में अगर आप देखें तो उत्तर से दक्षिण में इसका जो विस्तार है वो है आपका 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में इसका जो विस्तार है वो ये। और पूर्व से पश्चिम में अगर देखें तो ये इसका जो विस्तार था वो था 1600 किलोमीटर। तो ये आपका जो है याद रखना है इसका विस्तार। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई थी इस पूरे क्षेत्र की, और चौड़ाई में कितना है 1600 किलोमीटर। तो अगर देखें तो ये ज्यादा दूर तक पूर्व से पश्चिम तक काफी जो क्षेत्र है भारत के मेरठ के आलमगीर से जो आपका पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो प्रांत है सूत का गेंडोर, तो 1600 किलोमीटर इतना जो चौड़ाई थी, इतने क्षेत्र में आपकी सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये आपकी विस्तृत थी। अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अगर नाम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो आपके मुख्य क्षेत्र आएंगे वो आप देख ले। तो इसके अंतर्गत जो आपका गुजरात का जो क्षेत्र है वो आता है, जहां से ये उन क्षेत्रों के नाम हैं जहां से जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के हमें जो यहाँ के बारे में साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, उसके अलावा पाकिस्तान में स्थित आपका सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान जो देश हैं, यहाँ भी आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें मिले। क्लियर? तो ये हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जनरली पूछ ले तो कि अभी तक जो है कितने स्थान खोजे गए हैं जहां से आपको इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है, तो इसकी कोई हम सटीक जानकारी तो हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी तक 2800 से भी ज्यादा जो है क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जहां सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली है। और जितने भी हमें अवशेष मिले हैं इनसे पता चलता है कि उस टाइम पर जो है हमारे जो यह सभ्यता थी काफी विकसित थी। यह आपकी एक नगरीय सभ्यता, नगरीय जो है सभ्यता थी, नगर आपके बसे हुए थे जहां आपकी जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है काफी डेवलप थी, परिवहन की जो व्यवस्था थी काफी अच्छे से थी, आपकी जो यातायात है उसकी व्यवस्था थी, कृषि, पशुपालन, इसके अलावा जो आपका व्यापार था वो भी किया जाता था। और व्यापार केवल अंदरूनी जो आपका इंटरनल जो आपका व्यापार था, अंदरूनी व्यापार था, वो केवल अंदरूनी ही नहीं था, व्यापार आपका दूसरे देशों में भी होता था, जैसे कि आपका फारस की खाड़ी में, मेसोपोटामिया में, मिस्र से, ईरान से, तो इन देशों से भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। तो अंदरूनी और बाह्य व्यापार दोनों प्रकार का जो व्यापार था वो यहाँ पर होता था। तो इन आधारों पर कहा गया कि यह जो है आपकी काफी विकसित थी व्यवस्था, विकसित सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका स्वरूप कैसा था, यानी कि पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता अभी हमने बात की कि यह आपकी कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी जहां आपका तकनीक, व्यापार, परिवहन, जो आपकी टेक्नोलॉजी थी ये काफी डेवलप थी। उसके बाद अगर हम देखें कि उस टाइम पे जो आपकी पशुपालन की व्यवस्था थी और कृषि थी वो भी काफी उन्नत थी। उस टाइम पर अगर आप देखें कि जो आपका आवास था कि लोग जो स्थायी हो चुके थे, स्टेबल हो चुके थे, ये हमने कहाँ पढ़ लिया था, आपका न्योलिथिक एज तक आते आते हमने देखा था कि अब जो लोग थे वो क्या है, अपने एक जगह पर रहने लग गए थे और गर्तवास यानी कि जमीन के अंदर घर बनाकर रहने लग गए थे। इसी तरह यहाँ भी जो है लोग काफी विकसित थे और अपने घरों में घर अच्छे से घर बनाकर रहते थे, और जो उनके घरों की व्यवस्था थी वो भी काफी सुव्यवस्थित थी। पक्के मकान थे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये पुरानी सभ्यता थी तो कच्चे मकानों में रहते थे,
बिल्कुल नहीं, ये आपके ईंट से बने, पक्की ईंटों से बने मकान में रहते थे। अगर हम बात करें तो जो इस पूरी सभ्यता में पूर्व में जो आपका आलमगीर है, इन क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो काफी अनुकूल था और यहाँ पर जो लोग हैं उनके रहने के लिए एक अनुकूल टेम्परेचर यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में था। पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में जो आपका एरिया था काफी ड्राई था, शुष्कतापूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर एक आपकी पहाड़ी थी, इसलिए जो क्षेत्र था काफी आप कह ले कि रहने के लिए अनुकूल नहीं था। तो ये हमने देखा कि वहां पे स्वरूप कैसा था, लेकिन स्वरूप में आपको ये चीज याद रखनी है, जो हम यहाँ पे कुछ एरियाज के नाम लिखे हुए हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम एक उन्नत स्वरूप देखते हैं, पर्सपेक्टिव देखते हैं, उसमें ऐसे क्षेत्रों के नाम बताएं जो कि सबसे डेवलप्ड थे, विकसित थे। तो उसमें ये 4-5 जो क्षेत्र हैं उनके नाम लिखे हुए मैंने, वो है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली और चनूदड़ो। तो ये 4-5 जो नाम है याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेन है आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ये चीज आप पांचों जो है नाम याद रखें। तो ये जो आपके इस सभ्यता के ऐसे जो कुछ क्षेत्र यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि काफी डेवलप्ड थे। उसके बाद है टाउन प्लानिंग, नगरीय व्यवस्था, जो मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रही हूँ कि यह एक नगरीय व्यवस्था थी। तो आखिर नगर किस प्रकार के बने हुए थे, कैसी वहां पर व्यवस्था थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो नगर जो थे वो काफी वेल प्लान थे। जितने भी आपके इस सभ्यता के अंतर्गत जितने भी अभी तक स्थान खोजे गए हैं, उन सभी स्थानों में देखा गया है कि जो उनको नगर, जिस तरह से नगर बनाए गए थे, उन सब में एक एकाग्रता थी। मतलब एक ही प्रकार के जो आपके नगर थे, वो टाउन थे, वो बनाए गए थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चंडीगढ़ में देख ले तो चंडीगढ़ में आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से प्लानिंग जो है वहां पे उस जो सिटी की हुई है। घर भी एक जैसे से आपको देखने को मिलते हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। इसी तरह जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर जो आपके नगर थे, आपके एक जैसे नगर आपको देखने को मिलते हैं सभी नगर। और यहाँ पर जो भवन थे, घर थे, उनका जो संरचना थी, बनावट थी, वो भी एक जैसी देखने को मिलती है। काफी बड़े बड़े जो है यहाँ पर घर के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा जो आपका नगर था वो 2 भागों में डिवाइडेड था। एक था, एक तरफ आपका दुर्ग होता था जो कि आपके शाही लोगों के लिए हुआ करता होगा, क्योंकि एक काफी ऊंचा दुर्ग था। नगर के दूसरी तरफ आम लोगों के लिए निवास की व्यवस्था थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप इसमें देखें कि इस नगरीय व्यवस्था में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो है साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। पर्यावरण के अकॉर्डिंग जैसा एनवायरमेंट था, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग घरों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक घर में से, हर घर में से छोटी छोटी नालियां निकलती, जैसे कि अगर ये 2 लाइनों में हम घर बना दे तो हर घर से जो है पतली पतली छोटी छोटी नालियां निकलती थी, जिससे इन घरों का जो वेस्ट है वो निकलता था, जो जलों का दूषित पानी है वो निकलता था। और इन छोटे छोटे नलियों से आपकी गली की जो आपकी बड़ी नलियां हैं वो मिलती थी। तो एक बड़ी नली में ये सारा जो है आपका पानी जाता था। तो घरों से छोटी छोटी नलियां आई और वो छोटी छोटी नलियां जो है आपकी एक बड़ी जो मेन नली होती थी, आपकी नाली होती थी, वो चौड़ी नाली, उसमें यह पानी जाता था। और ये भी ध्यान रखें, ये भी देखें, इतनी उन्नत उस समय भी लोगों को इतनी नॉलेज थी कि साफ सफाई के बारे में इतना पता था कि जो ये नालियां हैं इन्हें खुली नहीं छोड़ते थे, इन्हें भी ईंट या पत्थर से ढका जाता था। और इन बड़ी नालियों में भी मेन होल बनाए गए थे ताकि इनके टाइम टू टाइम जो है आपकी इनकी सफाई की जा सके। तो ये इस तरह से हम कहते हैं, इसलिए कहा गया है कि जो ये आपकी सभ्यता थी काफी विकसित थी, उन्नत थी, यह आपकी नगरीय सभ्यता थी। अब थोड़ी देर मैंने पहले बात की कि जो यहाँ पर घर थे, घर बनाकर रहते थे, और वो भी कैसे मकान, ये पक्की ईंटों से बने घरों में रहते थे। लेकिन एक जो आपका स्थान है वो कौन सा है आपको याद रखना है, कालीबंगा। कालीबंगा को छोड़कर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी हमें स्थान मिले हैं, सभी स्थानों पर हमें पक्की ईंटों से बने जो मकान मिले हैं, उसके साक्ष्य हमें मिले हैं। लेकिन कालीबंगा से हमें जो कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। तो कालीबंगा को छोड़कर
बाकी सभी स्थानों पर पक्की ईंटों के जो घर है वो हमें मिले हैं। तो ये चीज याद रखें। उसके अलावा जो आपका मोहनजोदड़ो जो स्थान है, यहाँ पर एक विशाल जो स्नानागार, एक विशाल नहाने के लिए जो स्नानागार होता है वो वहां पर मिला है मोहनजोदड़ो में। और इसका जो आकार है कुछ रेक्टेंगुलर है, और ये नीचे की ओर जैसे कि आपकी जमीन है और नीचे की ओर खुदाई करके आपका जो है रेक्टेंगुलर कुछ प्रकार का स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है, जो कि पक्की ईंटों से बना है। और इसके दोनों ओर नीचे स्नानागार में जाने के लिए जो है सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इसका जो फर्श है वो भी पक्की ईंटों से बना हुआ है। पानी के लिए, ताकि इसमें पानी की व्यवस्था हो सके, पानी के लिए इसके पास ही क्या है, एक बड़ा कुआं है जहां से पानी लिया जा सकता था, और पानी के निष्कासन के लिए इसमें से भी बाहर नालियां निकाली गई थी। और यह जो स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, इसके आसपास जो है हमें यज्ञ के लिए मंडप की जो साक्ष्य है वो मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहां पर अनुष्ठान किया, उस काल में अनुष्ठान किया जाता होगा, जिससे पहले नहाने के लिए, पवित्रीकरण करने के लिए व्यवस्था होती होगी। तो विशाल स्नानागार का जो है साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला है नगरों में, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही आपका एक जो जिसे हम क्या कहते हैं गोडाउन, या फिर जो अन्न भंडारण जो जिसे हम कहते हैं वो अन्ना घर जिसे हम कहते हैं, कई कुछ कुछ अपने लैंग्वेज में कहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ सब समझ रहे होंगे कि अन्नागार जो आपके होते हैं, अन्न भंडार होते हैं, बड़े बड़े गोदाम होते हैं जो, उसका जो साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से मिला है, और साथ ही जो इसका साक्ष्य है आपके हड़प्पा से भी हमें मिला है। तो ये जो आपके गोदाम मिले हैं हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से, इनमें जो आपका अधिक जो आपका अन्न था उसे स्टोर करके रखा जाता होगा। जैसे अगर हम प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में भी हम क्या करते हैं, अपना जो एक्स्ट्रा जो अनाज होता है सरकार वो बड़े बड़े गोडाउन में अपना सेव करके रखती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी उस काल में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो आपके अन्नागार हैं, बड़े बड़े गोडाउन के साक्ष्य हमें मिले हैं, जो कि ईंटों के पक्के चबूतरों पर बने हुए हमें मिले हैं। तो ये था हमने देखा कि उस समय के जो इस सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग थी, आपकी नगरीय व्यवस्था थी, वो किस प्रकार की थी। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो आपकी अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी। तो उन्नत व्यवस्था थी, तो आपकी जो अर्थव्यवस्था थी वो तो उन्नत होगी ही, लेकिन हमें देखना है कि आखिर यह जो सभ्यता थी इतनी डेवलप्ड कैसे थी, इतनी विकसित कैसे थी। तो यहाँ की जो आपकी सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यह आपकी दो चीजों पर, ये मैं मिटा रही हूँ, दो चीजों पर डिपेंड थी मेनली। वो है आपकी कृषि, एग्रीकल्चर, और दूसरा है आपका मेन चीज इस सभ्यता के बारे में व्यापार। तो इन दोनों सिस्टम पर ये पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो डिपेंड थी। तो कृषि और व्यापार काफी डेवलप्ड था, और इसी के कारण यह जो हमारी सभ्यता है इसके साक्ष्य हमें डेवलप्ड मिले हैं। तो कृषि की पहले हम बात करते हैं। तो जो इस काल में जो है हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में देखा था कि जो आपका नवपाषाण काल में ही आपकी जो कृषि है वो शुरू हो गई थी। उस टाइम पर कृषि की खोज कर ली गई थी। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो इस सभ्यता थी, यह जो आपकी एक नगरीय सभ्यता थी, और इस नगरीय सभ्यता में जो आपका अनाज आता था, कृषि संबंधी जो जरूरतें पूरी होती थी वो कहाँ से पूरी होती थी, ग्रामीण एरिया से, जैसे कि अभी होती है। तो ग्रामीण एरिया से जो कृषि संबंधी जो उत्पाद है नगर के लिए आता था, इसलिए जो यह सभ्यता जो है आपकी क्या है, नदी के किनारे बसी हुई थी, क्योंकि जो आपका यातायात अच्छे से विकसित था, और पानी के रास्ते जो आप कह सके या फिर स्थल के रास्ते भी जो आपका गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो आपका अनाज था कृषि संबंधी, वो आपका नगरों में पहुंचता था। इसलिए जो आपके अन्नागार या फिर जो आपके भंडार मिले हैं बड़े बड़े, वो भी हमें यहाँ नदी के साथ ही सटे हुए मिले हैं, और इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह आपकी पूरी नदी के किनारे ही बसी हुई थी।
तो अगर बात करें कि यहाँ पर हमें जो साक्ष्य है कि यहाँ पर जो आपकी कृषि थी वो डेवलप थी, उसके बारे में हम किन आधारों पर कह सकते हैं। तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहाँ से मिले हैं। तो कालीबंगा से, याद रखें, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा धोलावीरा के जलाशय मिले हैं जहां से सिंचाई के लिए पानी प्रयोग में लाया जाता होगा। इसी तरह लोथल रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो कह सकते हैं कि उस समय जो कृषि थी काफी उन्नत व्यवस्था में थी, उन्नत स्थिति में थी, इसीलिए जो हमारी सभ्यता थी यह भी काफी डेवलप थी कि ये अपने यातायात, परिवहन और व्यापार इन्होंने काफी विकसित कर लिया था। व्यापार की बात करें तो व्यापार, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अंदरूनी और बाह्य व्यापार दोनों होता था। व्यापार के लिए याद रखें कि जो मुद्राओं का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि हमें किसी भी स्थान से, सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थान से हमें मुद्राओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो व्यापार के लिए लेन देन का जो प्रयोग है, किसी वस्तु को लेकर कोई सामान लिया जाता था, तो ये जो परंपरा चलती रही होगी। और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों से हमें कई देशों की जो है मुहरें भी मिली हैं, और उन मुहरों से हम पता लगा सकते हैं, उन मुहरों से हमें पता लगता है कि जो व्यापार था दूसरे देशों से भी होता था, जैसे कि फारस की खाड़ी, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र, तो इन देशों से भी हमारा व्यापार जो है होता था। और उन मुद्राओं पर हमने देखा है, जो आपकी मोहरें आपके स्थानों से मिली है, इन मोहरों पर कईयों पर बैलगाड़ी की आकृति भी बनी हुई है, जिससे पता लगता है कि जो बैलगाड़ी का जो प्रयोग था वो आपकी पशुपालन के लिए किया जाता था, साथ ही इसका प्रयोग यातायात या परिवहन के लिए भी किया जाता था। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में जो आपके ग्रामीण एरिया और नगरीय क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों से आपके जो कुबड़ वाले बैल भी मिले हैं, जिनका प्रयोग जो है यातायात के लिए किया जाता होगा। साथ ही कई अन्य जो आपके पशु हैं, जैसे कि गाय, बैल, जो इसके अलावा जो कुत्ता है, इनके भी साक्ष्य इस सभ्यता से मिले हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो आपकी अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह आपकी डेवलप थी, और ये आपकी डिपेंड थी कृषि और व्यापार पर। तो ये था इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो आज की वीडियो है सिर्फ हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें हमारा सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट जो स्थल है वो कौन कौन से हैं, और वहां से हमें क्या इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।